गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पार्ट 1 वीडियो में पृथ्वी पर जीवन पढ़े हैं बच्चे, तो चलिए आगे हम देखते हैं। बच्चों, हमने फर्स्ट लेसन में पृथ्वी पर जीवन ये पढ़े थे, है ना। और इससे आगे हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है ना। और सिर्फ एक पृथ्वी पर ही क्यों जीवन है, अन्य ग्रहों में क्यों नहीं है। तो क्योंकि अन्य ग्रहों में पानी, वायुमंडल ये सब नहीं पाए जाते, जिनके कारणों से जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जीवित नहीं रह सकते। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें वायुमंडल, पानी ये पाया जाता है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है ना। इससे आगे हम भिन्न भिन्न के पर्यावरण में जीव जंतु कैसे अपने अनुकूलन के द्वारा वहाँ जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। ये सब हम देख चुके थे। पीपल के जो पौधे होते हैं वो कैसे अपना जो खनिज लवण है, पानी है, कैसे प्राप्त कर लेते हैं। जो पुराने मकान होते हैं, दीवार होते हैं, है ना, वहाँ पर उगे होते हैं। तो वे क्या करते हैं, जो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है ना। मान लो कुआँ है तो कुआँ में भी पीपल के पौधे, चिड़िया वगैरह क्या है उनके बीजों को ले जाते हैं, तो वहाँ पर भी पीपल के पौधे उग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो थोड़े बहुत मिट्टी होते हैं उनसे ही वो क्या कर लेते हैं, खनिज लवण प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्हें खनिज लवण, पानी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो घून है, छिपकली है, इन्हें भी अपने भोजन से ही पानी मिल जाता है। और हमने ये देखा था बच्चों की जो रेगिस्तान में बहुत तेज़ धूप होती हैं, तो उनके कारणों से क्या होते हैं, जो जीव जंतु हैं वो धूप के वजह से बाहर नहीं निकलते हैं अपने भोजन की तलाश के लिए। तो वो कब निकलते हैं, जब शाम हो जाती है, ठीक है। तो शाम टाइम जब निकलते हैं तो वो अपने भोजन की तलाश में जो निकले रहते हैं, जैसे चूहे हो गए, जो कीड़े हो गए, तो फिर उनको खाने के लिए कौन निकल जाते हैं, छिपकली। जो कीड़ों को खाते हैं तो फिर जो छिपकली हैं उनको कौन खाता है, बाज जुल्लू। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक खाद्य श्रृंखला बन जाता है। सब एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, है ना। हमारे पर्यावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का हमारा जो पर्यावरण है, इसमें भी जीवधारी कैसे जीवित रहते हैं, ये सब हम देख चुके हैं बच्चों। पार्ट 1 वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं और हम इससे आगे ये पढ़ेंगे आज। अब हम अपने घर से बहुत दूर समुद्र की सैर पर चलेंगे। तो अब क्या करना है बच्चों, हमने आगे देखो पढ़े थे कि रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं, है ना, और खाद्य श्रृंखलाओं में आपस में जुड़े रहते हैं। तो हम इसी प्रकार से अब हम चलते हैं समुद्र की सैर पर, ठीक है। समुद्र की सैर पर चलेंगे। समुद्र में इतना पानी भरा होता है कि वह कभी सूखता नहीं है, वो कभी भी नहीं सूखता। क्या, समुद्र के जो पानी होते हैं। पृथ्वी की सतह से 3/4 भाग में समुद्र फैला हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को पता है जो हमारा पृथ्वी की सतह है वो 3/4 भाग पर फैला हुआ है। जैसे मान लो 4 भाग हैं, 4 भाग में जो 3 भाग है वो किससे भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। और जो चौथाई भाग का 1 भाग है उसमें ज़मीन। तो हमारा क्या हुआ, पानी अधिक पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर और ज़मीन कम, ठीक है। तो और शेष भाग पर ज़मीन है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है। कहने का मतलब है बच्चों कि समुद्र में बहुत अधिक पानी है, क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। समुद्र फैला हुआ है। समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार की काई, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैवाल, है ना, और छोटे बड़े पौधे तैरते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, है ना, समुद्र के पानी के जो अंदर हैं तो विभिन्न प्रकार के काई, शैवाल ये सब पाए जाते हैं और कुछ छोटे बड़े पौधे रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कैसे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं पानी के अंदर से, है ना, वो बढ़ते कैसे हैं, पेड़ पौधे उनमें ग्रोथ कैसे करते हैं, जब तक वो भोजन नहीं करेंगे, है ना, तो वो कैसे ग्रोथ करेंगे। तो ये सब कैसे होता है, तो बच्चों क्या है, जो सूर्य के प्रकाश है ना, और पानी में क्या घुला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश उनको चाहिए होता है भोजन बनाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो इनको पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, तो ये क्या कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र में
समुद्र से ही मिल जाता है। जैसे इनको लवण की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो इनको समुद्र से ही मिल जाता है इन पौधों को। समुद्र में पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन से ये श्वसन करते हैं। अब हम जैसे श्वासोच्छ्वास करते हैं बच्चों, हम श्वसन की क्रिया करते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से जो समुद्र के पौधे होते हैं, है ना, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए श्वसन करने के लिए। तो जो समुद्र के पानी में क्या घुला होता है, समुद्र के पानी में जो घुली हुई हवा में स्थित है ना, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसमें जो स्थित ऑक्सीजन है उससे ये श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। ये पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, मतलब बहुत अधिक संख्या में समुद्र के पानी में ये पौधे होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। तो समुद्र में अगर यदि आप लोगों को पूछा जाए बच्चों कि समुद्र की सबसे पहली कड़ी भोजन का क्या है या खाद्य श्रृंखला का सबसे पहली कड़ी क्या है, तो आप लोग बताएंगे, है ना। जो सबसे पहली कड़ी है वो क्या है, जो लंबी जो पौधे हैं, काई है, शैवाल है, वो फैला हुआ रहता है। तो पौधे के तो बच्चों यही पौधों के सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। समुद्र में रहने वाले समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का जीवन इन पर निर्भर होता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं, निर्भर मतलब आश्रित होते हैं, है ना, डिपेंड होते हैं। जो समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े जो जंतु होते हैं, जैसे बड़ी मछलियाँ भी पाई जाती हैं, उनमें मेंढक पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु छोटे बड़े पाए जाते हैं समुद्रों में, है ना। तो वो क्या होते हैं, इन्हीं पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। जो छोटे छोटे जंतु होते हैं बच्चों, उन्हीं ये पौधों को खाते हैं। जैसे छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाती हैं, इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं और इन बड़ी मछलियों को उनसे और बड़ी मछलियाँ। समुद्र पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। तो बच्चों जो समुद्र में छोटे बड़े काई होते हैं, उन्हें बहुत छोटे छोटे जो जंतु होते हैं वो खाएंगे, है ना, कीड़े मकोड़े खाएंगे। तो फिर कीड़े मकोड़ों को उससे बड़े जंतु खाते हैं और उन जंतुओं को, जैसे छोटी मछलियां हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा रही हैं, बड़ी मछलियों को उससे बड़ी मछलियां खा रही हैं, है ना। इस प्रकार फिर उसके बाद जो बड़ी मछलियां हैं उनको कोई और जंतु खा ले रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो खाद्य श्रृंखला होता है वो बनता जाता है, एक दूसरे पर वो भोजन के लिए आश्रित होते हैं। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनता जाता है। तो देखिए बच्चों, इनमें जो समुद्र पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं, जो स्तनधारी और पक्षी भी होते हैं, है ना। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला सकें, है ना, और पक्षी होते हैं छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारियों द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखलाएँ बन जाती हैं, है ना। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे रहने वाले कई जंतु भी समुद्र में पाई जाने वाली इस भोजन श्रृंखला पर निर्भर होते हैं, है ना बच्चों। क्या है कि जो समुद्र में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके अलावा जो समुद्र के बाहर भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी जो समुद्र के जो लंबी लंबी जो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है उन पर या जीव जंतु पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो जो समुद्र के बाहर, समुद्र के किनारे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो किस पर, जो समुद्र के जीव जंतु हैं उन पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। इसका एक उदाहरण हम आगे देखेंगे। समुद्र से निकलकर अब हम उत्तर ध्रुव के पास पहुंचते हैं। आप जानते हैं उत्तर ध्रुव के बारे में बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसे आर्कटिक प्रदेश कहते हैं क्योंकि क्या है, उत्तर ध्रुव में ही बर्फ़, है ना, बर्फ़ जैसा सफ़ेद रंग का हमारा उत्तरी ध्रुव दिखता है ना। और यहाँ पर बहुत ठंड होता है, बहुत। यहाँ पर देखिए आर्कटिक, इस देश का नाम क्या है, इस प्रदेश का नाम आर्कटिक, है ना, आर्कटिक प्रदेश है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि यहाँ की ज़मीन लगभग पूरे वर्ष किससे, बर्फ़ की मोटी परत से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघलती है और पौधे और काई उग आते हैं।
चूहे, हिरण और खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं और सफ़ेद बर्फ़ पर इन्हें देखना कठिन होता है। बच्चों तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, बहुत ही ठंडी जगह होती है और मोटी मोटी बर्फ़ों से इसकी जो परत है, सतह है, वो ढकी रहती है ना। इस कारण से यहाँ बहुत ठंडी होती है। पर क्या होता है, जब गर्मी के मौसम आते हैं, है ना, तो ये बर्फ़ थोड़ी देर के लिए जो पिघलते हैं, तो जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या उग जाते हैं, इसमें काई, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, है ना। काई उग जाते हैं जिसे कौन खाता है, चूहे, हिरण और खरगोश, है ना। ये क्या है, शाकाहारी जंतु है। तो इन काइयों को कौन खाता है, चूहे, हिरण और खरगोश, ठीक है। इस प्रदेश में मुख्य शाकाहारी ये जंतु हैं, है ना। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु किस रंग के पाए जाते हैं, सफ़ेद रंग के, ठीक है। और सफ़ेद बर्फ़ पर इन्हें देखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि क्या होते हैं, जब जंतु भी सफ़ेद दिखेंगे और वो बर्फीले देश भी कैसे दिखाई देते हैं, सफ़ेद दिखाई देते हैं बर्फ़ की वजह से, तो दोनों को पहचानना दूर से तो और भी नहीं दिखाई देता है ना, पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु कौन कौन है बच्चों, देखो, भालू हैं, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। ये क्या है, मांसाहारी जंतु हैं। तो देखिए, आर्कटिक प्रदेश के भालू चित्र 1.2 सफ़ेद और बहुत बड़े आकार के होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये किस आकार के हैं, बड़े हैं, है ना, काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक प्रदेश में, है ना। अब देखिए, सोच कर बताइए कि इन भालुओं को ध्रुवीय भालू क्यों कहते हैं। ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन सील, चित्र 1.3 नामक स्तनधारी जंतु है ना। ये अपने बच्चों को दूध पिला सकता है और ये स्तनधारी इसीलिए कहा जाता है। और ये क्या है, सील है, ठीक है। ये क्या करते हैं, भालुओं, जो ध्रुवीय भालू हैं उनका, जो ध्रुवीय भालू हैं वो इस सील को खाते हैं। तो चित्र 1.3 में आप लोग डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए बच्चों, कैसा दिखाई देता है सील, और ये स्तनधारी होते हैं, है ना। तो क्या है, जो भालुओं को ध्रुवीय भालू क्यों कहते हैं, तो ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन क्या है बच्चों, सील है ना। जो भालू है वो क्या खाता है, सील को खाता है, अपने भोजन के रूप में सील को लेता है। और स्तनधारी जंतु है। सील दिखने में कुछ कुत्ते के समान होते हैं, है ना। आप लोग सभी जानते हैं कुत्ते कैसे दिखाई देते हैं, उन्हीं के जैसे ये दिखाई देते हैं। ये समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं और भी जितने भी मछलियाँ होती हैं उनका ये भोजन के रूप में उनको प्राप्त करते हैं, है ना। मछलियों को खाते हैं, जो समुद्र में तैरने वाले मछलियाँ होते हैं। और जब ये आराम करने के लिए समुद्र के किनारे की बर्फ़ पर आ जाते हैं, तब ध्रुवीय भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि समुद्र में शुरू होने वाली जो खाद्य श्रृंखला ध्रुवीय भालू के साथ जमीन पर समाप्त होती है ना। कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी समुद्र की खाद्य श्रृंखला बच्चों, काई, छोटे पौधों से स्टार्ट होती है ना। और ख़त्म कहाँ पर होती है, जो ध्रुवीय भालू है ना, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, है ना, या बर्फीले देशों में पाए जाते हैं, बाहर होते हैं। तो समुद्र के किनारे जो पानी में सील तैरते रहता है, ये क्या करता है, भोजन करने के बाद जो हमारा समुद्र है उसके किनारे पर ये आकर आराम करने के लिए आता है। उसी समय क्या करता है, जो हमारे ये भालू है ना, ध्रुवीय भालू है, ये अपने भोजन के रूप में सील को खा लेता है। तो फिर क्या होता है, यहीं पर ज़मीन पर ही जब ध्रुवीय भालू सील को खाता है तो यहीं पर जो खाद्य श्रृंखला है ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, समुद्री पौधे और काई, है ना, समुद्री पौधे और काई। तो जो समुद्र में पाए जाने वाले पौधे और काई हैं, तो उन्हें कौन खाते हैं, छोटे जंतु, ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं। फिर उन्हें कौन खाते हैं, बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाती हैं। अब जो बड़े जंतु हैं और छोटी मछलियाँ हैं, इनको कौन खाता है, बड़ी मछलियाँ। फिर बड़ी मछलियों को कौन खाता है, ये सील खाता है, ठीक है। अब इन सील को कौन खाता है, ध्रुवीय भालू, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, समुद्री जो खाद्य श्रृंखला बन जाता है बच्चों,
है ना। अब हम देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश, है ना। ध्रुवीय प्रदेश से अब हम चलेंगे भारत के पूर्व में स्थित देश इंडोनेशिया की ओर। इस देश में भारत के समान लगातार भूमि नहीं है, है ना। जैसे हमारे भारत देश में समान लगातार भूमि ही भूमि पाया जाता है, उस प्रकार से जो इंडोनेशिया देश है यहाँ पर भूमि नहीं पाया जाता है समान आकार का, है ना, या लगातार भूमि नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि ये लगभग 13,000 छोटे बड़े टापुओं यानी द्वीपों से बना है। इनमें एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इस द्वीप पर बहुत विशाल और गहरी गुफाएं हैं, है ना। तो जो हमारा देश है बच्चों इंडोनेशिया, है ना, भारत के पूर्व में स्थित है ये देश। यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत जो ये टापू है ना, द्वीपों से बना हुआ है, बहुत गहराई में होता है ना। ये एक बड़ा द्वीप है जिसे क्या बोलते हैं, बोर्नियो कहा जाता है। इस द्वीप पर बहुत विशाल बहुत बड़ा, है ना, बहुत विशाल और बहुत गहरी गुफाएं हैं। गहरी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बहुत गहराइयों में, बहुत ही नीचे गहराइयों में गुफाएं हैं। इनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने चमगादड़ देखा होगा, ठीक है। हमारे यहाँ भी चमगादड़ इधर घूमते रहते हैं, पेड़ों पर लटके रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी आप लोग का दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, चमगादड़ का है ये चित्र। अब चित्र 1.4, ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, है ना। क्या होता है, जो हमारे सूर्य का किरण है, सूर्य का जो रोशनी है, प्रकाश है, ये इन गुफाओं के अंदर नहीं पहुंच पाता। तो ये गुफाएं अंधेला होता है बच्चों, बहुत अंधेला पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि रोशनी तो पहुँच नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि गुफा अंधेरा होगा, है ना। इनमें हमेशा गुप्त अंधेरा रहता है, सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण गुप्त अंधेरा रहता है इन गुफाओं के अंदर। चमगादड़ दिन में इन गुफाओं की दीवारों पर लटके रहते हैं, है ना। किस समय लटकते हैं बच्चों, दिन के टाइम पे, दिन के समय में ये लटके रहते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, और जब शाम होते हैं, है ना, शाम होते ही भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सुबह के टाइम बहुत धूप होता है, इन कारणों से ये क्या होते हैं, अपने अंदर में होते हैं, गुफाओं के अंदर होते हैं, ठीक है। जब ये शाम होते हैं तो अपने भोजन की तलाश के लिए बाहर निकलते हैं। हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस और फल, इनका क्या है बच्चों, भोजन है। तो बच्चों क्या है कि चमगादड़ गुफाओं के अंदर होते हैं, है ना। ये अपने बचाव के लिए अंदर होते हैं ताकि इन्हें कोई और न खा ले, और ये अपने भोजन की तलाश के लिए शाम के टाइम निकलते हैं, है ना। तो क्या होता है, शाम के टाइम जब ये निकलते हैं तो जो हवा में, है ना, हमारे वायु में, हवा में छोटे बड़े जो कीड़े होते हैं उनको ये भोजन के रूप में लेते हैं। फूलों का जो रस होता है उन्हें भोजन के रूप में लेते हैं, और जो फल हैं, है ना, जितने भी हमारे फल हैं उनको ये चमगादड़ खाते हैं। तो क्या है, इनका भोजन फल होते हैं, फूलों का रस होता है और कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, क्या इन गुफाओं में पौधे होंगे, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमें ये देखना है बच्चों कि क्या इन गुफाओं के अंदर, जो गहरी गुफा है, इसके अंदर पौधे होंगे। जाहिर सी बात है बच्चों कि पौधों को रोशनी, प्रकाश, है ना, प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब इन गुफाओं के अंदर पानी पहुँचेगी ही नहीं, है ना, रोशनी पहुँचेगी ही नहीं, तो वो पौधे कैसे जीवित रह पाएंगे। तो इनके अंदर पौधे नहीं होंगे, है ना। आइए हम देखते हैं, चमगादड़ ऐसी गुफाओं में क्यों रहते हैं, है ना, या क्यों रहते होंगे जहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुँचता है न पौधे होते हैं। वे ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, है ना बच्चों। तो ये क्यों, अपनी सुरक्षा के लिए, हर जो जीव जंतु होते हैं सबको डर लगता है, अपने बचाव की, अपनी सुरक्षा के लिए ये चमगादड़ गुफाओं के अंदर रहते हैं। दिन के समय वे अंधेरी गुफाओं में ऐसे जंतुओं से सुरक्षित रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है। तो बच्चों क्या है, अपने बचाव के लिए गुफाओं के अंदर रहते हैं। तो दिन के समय कुछ ऐसे बड़े जंतु होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो इन्हें खा सकते हैं, इसलिए दिन के समय में गुफाओं के अंदर होते हैं बच्चों। फिर भी जब ये शाम के समय गुफा से बाहर निकलते हैं, है ना,
शाम के समय गुफा से बाहर क्यों निकलते हैं बच्चों, आप लोग को पता है, अभी पढ़े हम अपने भोजन की तलाश में। तब क्या होता है, तब बाज और उल्लू जैसे शिकारी पक्षी कुछ चमगादड़ों को पकड़कर खा जाते हैं, है ना। क्योंकि जो उल्लू है, बाज है, उन्हें भी भोजन चाहिए, ठीक है। तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जब शाम के समय में भोजन की तलाश में हमारा जो चमगादड़ है वो बाहर निकलते हैं भोजन की तलाश के लिए, तो उन्हें बाज और उल्लू पकड़ लेते हैं और शिकारी करने का मतलब अपने भोजन के लिए वो उन्हें पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। अब देखिए बच्चों, खाद्य श्रृंखला का अधिकांश भाग गुफा के बाहर होता है ना। जो हमारा खाद्य श्रृंखला, आप लोग को पता है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, वो उससे खाएगा, वो उसे खाएगा, वो उसे खाएगा, इस प्रकार से जो लंबी कड़ी बनते जाता है उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं, है ना। चैन के रूप में लंबा बनते जाता है। तो क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का अधिकांश भाग गुफा के बाहर होता है और श्रृंखला की केवल एक कड़ी गुफा के अंदर होती है ना। तो एक कड़ी कौन है, सभी तो गुफा के बाहर होते हैं जो खाद्य श्रृंखला है। एक कड़ी क्या है, चमगादड़ है ना, जो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो कहाँ होते हैं, गुफा के अंदर होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रृंखला की केवल एक कड़ी गुफा के अंदर होती है। भोजन के समान ही इन चमगादड़ों को पानी भी तभी मिल पाता है जब ये रात में गुफा से बाहर निकलते हैं, है ना। क्योंकि गुफा के अंदर पानी नहीं पाया जाता है, न प्रकाश की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहाँ पौधे भी नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है गुफा के अंदर। वो जब अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं, है ना, तो उन्हें क्या करते हैं, उल्लू और बाज खाते हैं। अब उल्लू और बाज क्या है, बाहर, ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला के बाहर की कड़ी हैं, और जो एक गुफा के अंदर की कड़ी क्या है, चमगादड़ हैं, ठीक है। उन्हें वो भोजन के रूप में जब चमगादड़ बाहर निकलते हैं तो खा लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे बच्चों यहाँ तक। अब देखिए, पौधे को कौन खाता है, कीड़े खाते हैं, ठीक है। अब कीड़े को कौन खाता है, चमगादड़। अब कीड़े जो हवा में होते हैं या फिर कहीं भी, है ना, तो उन्हें चमगादड़ खा रहे हैं। और क्या है, चमगादड़ को फिर कौन खा लेता है, बाज और उल्लू। तो जो पौधे हैं वो भी बाहर पाया जा रहा है ना, हमारे कीड़े भी बाहर पाए जा रहे हैं। एक चमगादड़ ही है जो बाहर ना होकर कहाँ होते हैं, गुफा के अंदर होते हैं, और जो बाज और उल्लू हैं वो भी बाहर पाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, खाद्य श्रृंखला की बाहरी कड़ी है, पर एक कड़ी क्या है, गुफा के अंदर होती है, इसलिए कहा जाता है कि एक कड़ी गुफा के अंदर होती है। इस प्रकार से हमारा जो क्या है, खाद्य श्रृंखला बन जाता है। अब देखते हैं, हमने देखा कि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है ना, बहुत बड़ा है हमारी पृथ्वी बच्चों, और उन पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में, है ना, जीवधारी रहते हैं। ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों से हमने देखा कि प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण में जीवधारी रहते हैं, है ना। प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण, जैसे कोई हमारा जो पर्यावरण है, गर्मी ठंडी दोनों पाया जा रहा है। किसी देश में सिर्फ ठंडी ही होती है, किसी देश में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है ना। प्रत्येक प्रकार के हमारे पर्यावरण होते हैं, जिनमें भी, उसमें भी क्या होते हैं, उन परिस्थितियों में भी, उन पर्यावरण में भी जीव जंतु जीवित रहते हैं, है ना। चाहे वो कम संख्या में हो, है ना, कहीं अधिक संख्या में हो, पर जीवित तो रहते हैं। यदि वहाँ उन्हें जीवन के लिए आवश्यक तीनों चीज़ें मिलती हों, जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं, उन्हें उसका आवास कहते हैं, है ना बच्चों। प्रजनन से रिलेटेड यहाँ है ना, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। और उन्हें उनका आवास कहा जाता है, जहाँ वो रहते हैं, है ना। वो रहते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, वहाँ पर वो अच्छे से रह सकते हैं, अपना प्रजनन कर सकते हैं, अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार, इसीलिए यहाँ इसको क्या कहा जाता है, प्रजनन करते हैं, उन्हें उनका आवास कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों के शरीर की रचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, है ना। जो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के आवासों में रहने वाले जो जीवधारी हैं, है ना, जो जीव हैं,
तो उनके जो शरीर की रचना है, जो बनावट है ना, इस प्रकार ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के, है ना, बिना कोई कठिनाई के, बिना मुश्किल के जीवित रह सकते हैं, है ना। और इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखे थे, जो ये ध्रुवी भालू है ना, ये क्या है, बर्फीले देश में होते हैं, ठंडे प्रदेश में होते हैं, है ना। तो ये अपने आप को क्या कर लिए हैं, ढाल लिए हैं, अनुकूलित हो चुके हैं, इसलिए ये जीवित रह पा रहे हैं ये जंतु, ठीक है। क्योंकि बहुत अधिक संख्या में भी इस देश में जीव नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रहना थोड़ा कठिनाई पड़ता है ठंडी की वजह से। पर ये भालू क्या है, अपने आप को अनुकूलित कर चुके हैं इस जगह में रहने के लिए। ये बड़े आकार के और सफ़ेद कलर के रहते हैं, है ना। और ये जो बड़े आकार के किस कारण से दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें जो बहुत अधिक बाल होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, जिसकी वजह से ये ठंडी को सहन कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर चुके हैं, इसलिए ये जीवित हैं बच्चों। तो बच्चों अनुकूलन कहते हैं इसे, जो अपने आप को ढाल लेते हैं जिस जगह पे वो रहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी से गुजारा कर सकते हैं, है ना। रेगिस्तान कौन सा जगह है बच्चे, आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर रेत ही रेत पाया जाता है, पानी बहुत कम पाया जाता है ना। तो यहाँ पर भी जो जीव हैं वो भी जीवित रहते हैं और बहुत कम पानी से गुजारा कर लेते हैं, है ना। और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं, है ना। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जो जंतु हैं, है ना, जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं और वे बहुत अधिक सर्दी को सह सकते हैं। जब किसी जंतु का शरीर किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित होता है, तब वह अन्य किसी प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता। हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी रेगिस्तान में या आर्कटिक प्रदेश में जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमेशा आवास में नहीं रह सकते, है ना बच्चों। आप समझ गए होंगे कैसे जो सर्दी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, जो जीव जंतु अपने आप को ढाल लेता है तो वो अनुकूलित हो जाता है, तो वही जीवित रहता है। और जो अनुकूलित नहीं हो पाता, जो नहीं सह पाते गर्मी को बहुत अधिक, तो वहाँ पर वो जीव नहीं जीवित रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से जो क्या है, इसी प्रकार रेगिस्तान और आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जो जीवधारी हैं हमारे आसपास नहीं रह सकते। जो वहाँ पर जीवधारी जो जीव रहते हैं वो हमारे यहाँ पर आसपास हमारे देश में नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ठंड को सह सकते हैं। और जो रेगिस्तान वाले जंतु बहुत गर्मी को सहते हैं, बहुत कम पानी में रह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में जो रहने वाले जीवधारी हैं हमारे आवास में नहीं रह सकते, ठीक है। आपने देखा कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधों और जंतुओं के शरीर की रचना में काफ़ी अंतर होता है। इस भिन्नता को जीव जगत में विविधता कहते हैं, है ना। देखिए हमारे जो पृथ्वी है ना, इसमें भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में जो रहने वाले पौधे हैं और जंतु हैं, है ना। तो शरीर की जो इनकी रचना होती है इनमें काफ़ी अंतर होता है। और इस भिन्नता या फिर अंतर को ही जीव जगत में क्या बोलते हैं, विविधता कहते हैं, है ना। विविधता मतलब विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता के अंतर्गत ही जो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, है ना, इसे ही विविधता कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में अनेक सजीव और निर्जीव घटक हैं, है ना। पर्यावरण के सजीव घटकों में विविधता होते हुए भी अच्छा तालमेल बना होता है। इसी तालमेल और संतुलन के कारण हम अपनी पृथ्वी पर आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। यदि पर्यावरण के विभिन्न घटकों जीवों के बीच संतुलन बिगड़ जाए तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे हमारे जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो बच्चों ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो पर्यावरण है इसमें सजीव घटक जैसे कि पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, ये सब क्या है, सजीव घटक हैं। और जो निर्जीव घटक जैसे हमारा सूर्य है, हमारा पानी है, ये सब क्या है, निर्जीव घटक हैं, है ना। जो मिट्टी है ये भी निर्जीव घटक हैं। पर ये क्या है, हमारे जो पर्यावरण है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम पानी, जो निर्जीव घटक पानी है उनको नहीं पिएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सूर्य जो है उसका प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जो मिट्टी है उनमें खनिज लवण
कण पाए जाते हैं, अगर पौधों को ना मिले तो क्या है, इस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। एक अगर ना रहा हमारे पर्यावरण में तो वो जीवित नहीं रह सकते, और हमारा जो पर्यावरण है वो जो संतुलन है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, तो फिर इसके कारण से क्या होता है, जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए शांतिपूर्वक जीवन यापन के लिए आवश्यक है कि हम अपने समस्त कार्यों को सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों के साथ करें, ताकि परिवार, समाज, पर्यावरण और पर्यावरण के अन्य जीवों को हानि पहुंचाए बिना शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। पर्यावरण संरक्षण में हमारी स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब देखिए सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता प्रबंधन हेतु अच्छी आदतें। सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल, मेले, उत्सव स्थल आदि में बहुत भीड़ होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब बस स्टैंड में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, कितने भीड़ होते हैं, है ना। अस्पतालों में भी भीड़ होती है, तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ, है ना, जो अवशेष जो यूजलेस होता है बच्चों, है ना, उससे जो हमारे यूज लायक नहीं होता है, यूजलेस होता है, तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे अस्पतालों में बहुत सारे जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो एक बार सुई लगता है, फिर वो इंजेक्शन दोबारा नहीं लगता है ना, तो वो अपशिष्ट पदार्थ में आ गया, है ना, जो प्लास्टिक्स होते हैं। वैसे ही जो एयरपोर्ट होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, वहाँ भी बच्चे कुछ खाकर फेंक दिए, वो अवशेष पदार्थ हो गए, है ना। इस प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यदि इनका निपटान नहीं किया जाए तो महामारी फैल सकती है। जैसे अभी महामारी फैली हुई है बच्चों, कोरोना वायरस, है ना, तो इसी प्रकार से महामारी फैल सकती है। अतः हमें सरकार के द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानकों को कठोरता से पालन करना चाहिए। जो हमारे जो सरकार हैं, है ना, ये क्या किए हैं, स्वच्छता अभियान के लिए बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए, ऐसे कुछ जो सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं उसका हमें कठोरता से पालन करना है, और जो कूड़ा करकट निर्धारित स्थान पर ही फेंकना चाहिए, है ना। अभी तो हमारे यहाँ जो है एक कचरे बिन दिए गए हैं, उनमें कचरा फेंकना है ना। तो सरकार बहुत सारे ऐसे अभियान चला रहे हैं जिससे हमें इन कचरों को, इन अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाना है, महामारी नहीं फैलाना है बच्चों, है ना। और देखो शौचालयों का उपयोग कर उचित मात्रा में पानी डालना चाहिए, और नलों के आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा पानी गंदगी फैला देते हैं, नलों के पास भी जब पानी भरने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर भी हमें स्वच्छता रखना है, साफ़ सफाई रखना है। हमने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। सब अपना अपना उत्तरदायित्व खुद ही समझेंगे तभी ये खुद स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं बच्चों, स्वच्छ रह सकते हैं, तथा अपने जीने के तौर तरीकों में स्वच्छता संबंधित आदतों को अपनाना चाहिए। बच्चों आप लोगों का ये होमवर्क है, यदि समुद्र के पानी से सारी काई गायब हो जाए तो उनका ध्रुवी भालू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे आप लोग आंसर देंगे। हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे ये, है ना, अपने शब्दों में लिखिए कि गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ गुफाओं के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं, इसका आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। और हम देखेंगे जो खाद्य श्रृंखला है ना, तो ऐसी खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए जो समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होती हैं, इन्हें आपको बनाना है ना। और एक रेगिस्तान तथा समुद्र की एक एक खाद्य श्रृंखला, इसे भी आप बना सकते हैं। ये खाद्य श्रृंखला बहुत ही इजी है, हम पढ़ चुके हैं कैसे खाद्य श्रृंखला बनता है बच्चों। तो ये जो 4 हैं आपके क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आप लोग आज बनाकर, है ना, अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखकर आप लोग सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। ओके बच्चों, बाय। हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में हम जल पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो सेकेंड लेसन हमारा जल है बच्चों, जल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बाय।